चलिए आप आज हम फ्रांस की क्रांति नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और मैं आज के पार्ट में कोशिश करूंगी कि फ्रांस की क्रांति कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक और राष्ट्रीय असेंबली का चुनाव जो होता था फ्रांस में, वो किस तरीके से होता था, ये सब हमने पढ़ लिया था, ये सब हमने देख लिया था। अब उससे आगे फ्रांस में क्या हुआ, ये देखते हैं। उसके बाद क्या होगा कि देखिए, जैसे फ्रांस का जो संविधान था, फ्रांस का संविधान 1791 में बना था। ठीक है, और किसने बनाया था? जो वहां पर राष्ट्रीय असेंबली थी, नेशनल असेंबली थी, उसके द्वारा बनाया गया था संविधान। तो 1792 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इसका कारण क्या था कि देखिए, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई 1789 में, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति होने के बाद भी जो राजा था, राजा ने जो मांगे थी, वहां की जनता की तीसरे वर्ग की मांगे थी, वो मान ली थी। लेकिन अंदर ही अंदर राजा के मन में चल रहा था कि ये जो स्थिति है, ये सही नहीं है। और वो चाह रहा था कि फ्रांस में गणतंत्र हटा के, संविधानवाद हटा के दोबारा से पूर्ण रूप से राजतंत्र की स्थापना की जाए। ठीक है, और इसके बिहाफ पे वो क्या कर रहा था कि लुई सोलवा जो था, उसने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन जो प्रशा था, प्रशा के राजा से उसकी गुप्त रूप से बातचीत चल रही थी। वो उनसे गुप्त रूप से बातचीत कर रहा था कि भाई कैसे मेरे देश से संविधानवाद को हटाना है, तो दोबारा देश में पूर्ण रूप से राजतंत्र वापस लाना है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ये घटना थी, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, तो आपको पता है कि यूरोप में उस समय, पूरे यूरोप में राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र की स्थापना हुई हुई थी पूरे यूरोप में। तो फ्रांस की क्रांति से जो यूरोप के दूसरे देश थे, वो भी डर गए कि ऐसा ना हो जाए जो घटना फ्रांस में हुई है, वो हमारे देशों में भी होनी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए, या फिर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना को रोकने के लिए, यूरोप के जो देश है, वो देश सब फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के राजा के साथ में गुप्त रूप से बातें कर रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया फिर कि जो ये राजा थे, इन्होंने आपस में एक वार्ता करी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 में, इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम अपनी सेनाएं फ्रांस में भेजेंगे, वहां पे दोबारा से राजतंत्र की स्थापना करवाएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो थी, ये तीसरे वर्ग के से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रही थी। मतलब तीसरे वर्ग का मानना ये था कि भाई राजा की तो, राजा पूर्ण रूप से रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर पूर्ण रूप से संविधानवाद की स्थापना होनी चाहिए। तो तीसरा वर्ग भी, वर्ग ने भी क्या किया कि उसने 1792 में, जो वहां की नेशनल असेंबली थी, राष्ट्रीय असेंबली थी, उसने इन सब घटनाओं को देखते हुए प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। और इससे क्या हुआ कि जब, क्योंकि आपको पता है कि जो राष्ट्रीय असेंबली बनी थी, वो तृतीय वर्ग से बनी थी, और तृतीय वर्ग में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यापारी, ये सभी लोग आते थे। तो जो मध्यम वर्ग था, जो तृतीय वर्ग का मध्यम वर्ग था, या जो किसान मजदूर वर्ग था, वो सोच रहा था कि जो देखिए, ये जो क्रांति हुई है, फ्रांस की 1789 की क्रांति हुई है, ये हमारे हितों के लिए हुई है, क्योंकि हमसे कर हटा लिए गए हैं, क्योंकि उस वर्ग से कर उस टाइम पर हटा लिए गए थे। तो वो इसमें अपने हित देख रहे थे, और वो चाह रहे थे कि उनके ये हित बने रहे। तो उसमें क्या हुआ फिर, जब ये युद्ध की घोषणा हुई प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच, तो जो वहां के प्रांत थे, वहां के जो राज्य थे या जो जिले थे, वहां के जो स्वयंसेवी थे, वो सेना में भर्ती होने लगे। जो जितने पुरुष लोग थे, ठीक है, वो सब सेना में भर्ती होने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जंग जो है, वो राजा और जो यहाँ पर सामंत लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उनके विरुद्ध है, ना कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। उन्होंने क्या किया फिर, इस वजह से ये सोचकर उन लोगों ने युद्ध में भाग लिया। और उसमें उन्होंने, जो फ्रांस का एक कवि था, रोजेट दी लाइव, ठीक है, रोजेट दी लाइल ने एक गीत रचा था जिसका नाम मार्सिले था। और वो गीत गाते हुए वो प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ वो लोग युद्ध में गए। और मार्सिले ही फिर बाद में गान था। अब जो ये युद्ध चल रहे थे, ठीक है, इन युद्धों से क्या हुआ, पुरुष तो युद्ध में गए हुए हैं, और जो घर संभालने का काम है वो महिलाएं कर रही है, साथ में महिलाएं कमाई का भी साधन कर रही है, वो सब महिलाएं कर रही थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो फिर बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि जो ये क्रांति हुई है फ्रांस में, ये जो क्रांति हुई है, ये क्रांति निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं हुई है, बल्कि जो मध्यम वर्ग है,
मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्रांति हुई है, और इस क्रांति से केवल जो अमीर हैं, अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो जो वहां पे जब मताधिकार दिया गया लोगों को, तो उस मताधिकार में जो कारीगर थे, महिलाएं थी, ठीक है, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो कर नहीं देते थे, वो लोग थे, वो लोग सब बाहर कर दिए गए थे मताधिकार से। अब ये बात तो फिर जो निम्न वर्ग है उसके दिमाग में आनी तय थी कि भाई जो ये क्रांति हुई, ये क्रांति हमारे लिए तो हुई ही नहीं है। हम लोगों ने क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और हम लोग ही जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उनसे वंचित रह गए। महिलाएं भी वंचित रह गई, निम्न वर्ग के लोग भी वंचित रह गए। तो इसमें इन जो ये लोग थे जिनकी मान्यता ये थी कि क्रांति से केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, इन इस वर्ग की सोच वाले लोगों के क्लब बनने शुरू हुए। लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, तो उनके क्लब बनने शुरू हुए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब बना, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, इस क्लब में महिलाएं भी सक्रिय थी, और इसके सदस्य जो थे वो छोटे दुकानदार, कारीगर थे। और क्लब का जो नेता था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर, ये उसका नाम था। ठीक है, जो ये क्लब बना था, इसमें देखिए, क्योंकि महिलाएं भी मताधिकार से बाहर कर दी गई थी, तो जैकोबिन क्लब में महिलाएं भी शामिल थी। जो सदस्य सदस्य छोटे दुकानदार थे, वो भी मताधिकार से बाहर कर दिए गए थे, वो भी इसमें शामिल थे। जो कारीगर थे, वो भी मताधिकार से बाहर कर दिए गए थे, निष्क्रिय नागरिक के रूप में उन्हें जाना गया था। ठीक है, तो वो भी इस क्लब में शामिल थे। इन्होंने अपना पहनावा, अपने फैशन में बदलाव करना शुरू किया। इन्होंने एक ब्रीचेज नाम का एक पजामा जिसे कह लेते हैं, या पैंट जिसे कहते हैं, वो पहनना शुरू किया। और उनका मानना था कि ये जो ब्रीचेज है, ये कुलीन सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका है, कि जो हम ये पहन रहे हैं, ये पहनावा धारण कर रहे हैं, ये पहनावा हम इसलिए धारण कर रहे हैं कि हमारी ये मान्यता है कि ये जो पहनावा है, ये कुलीन की जो सत्ता है, उसको समाप्त करने का ऐलान है। इसके अलावा लाल रंग की टोपी वो लोग पहनने लगे थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। वहां पर उस टाइम पर जो लाल रंग की टोपी पहनी जा रही थी, वो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। और लेकिन ये टोपी, लाल रंग की टोपी का पहनने का जो अधिकार है, वो महिलाओं को नहीं था। महिलाओं को ये टोपी पहनने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1792 में, जब प्रुसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो युद्ध चल रहा था, तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ महंगे हो गए, खाने के जो पदार्थ थे उनमें महंगाई आई। तो पेरिस के लोगों ने हिंसक विद्रोह करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने ट्यूलेरिया जो महल था, जो लुई सोलवे का महल था, उस पर धागा बोल दिया, और जो शाही परिवार है, शाही परिवार को जेल में डाल दिया। इसके बाद जब जैकोबिन क्लब के हाथ में सत्ता आई, तो जैकोबिन क्लब में का महत्वपूर्ण नेता बना रोबेस्पियर। तो उन्होंने क्या किया कि उसने फिर कहा कि देखिए, जो मतदान है, मतदान 21 वर्ष से की आयु के सभी पुरुषों को दिया जाएगा, मतदान का अधिकार। ठीक है, 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों को दिया जाएगा, और उसके लिए संपत्ति की बाध्यता नहीं होगी कि उसके पास संपत्ति कितनी है। किसी के पास संपत्ति होगी तो भी वो मत देगा, किसी के पास संपत्ति नहीं होगी तो भी वो मत देगा, लेकिन उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ भी देख लीजिए, पहली क्रांति हुई 1789 की, वहां महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला। उसके बाद 1792 में जैकोबिन क्लब आया, तब महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। फिर 1792 में ही राजतंत्र का अंत हो गया। जो ये जैकोबिन क्लब का जो नेता था, रोबिस्पियर, इसने फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। और नेशनल असेंबली, जो वहां की राष्ट्रीय असेंबली है, उसे कन्वेंशन कहा गया, उसे कन्वेंशन नाम दिया गया। ठीक है, और इसके बाद 1793 में जो लुई सोलवा था और उसकी रानी थी, उन दोनों को फांसी दे दी गई। तो इस तरह फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया। उसके बाद फिर राजतंत्र का तो अंत हो गया, लेकिन आतंक राज का आरंभ हो गया। जैसे ही लुई सोलवे को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने, या आप एक तरह से कह लीजिए कि रोबिस्पियर ने, क्योंकि फिर बाद में क्या हुआ कि रोबिस्पियर ही वहां पर एक तरह से तानाशाह बन गया। फिर 1793 से 1794 तक ये आतंक राज का आरंभ हुआ। वहां आतंक राज के बारे में ये जाना जाता है, ये टाइम 1793 से 94 तक। इसमें क्या हुआ कि जो रोबिस्पियर था, उसने जो गणतंत्र के खिलाफ लोग थे, ठीक है, जो ये नहीं चाह रहे थे कि गणतंत्र आए, उनके खिलाफ नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई। उसका मानना था कि देखिए, जो भी गणतंत्र के खिलाफ लोग हैं, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे वो पादरी वर्ग हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, या फिर चाहे उसकी ही पार्टी के कोई सदस्य क्यों ना हो,
उसकी कार्यशैली जो कि रोबिस्पियरी की कार्यशैली से असहमत हैं। तो उन सबको उसने गिलोटिन पर चढ़ाया। ठीक है, गिलोटिन एक तरह से लोगों को मारने का तरीका होता था, गिलोटिन पर चढ़ा दिया उन्होंने। अब गिलोटिन जो शब्द है, गिलोटिन शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक तो अर्थ है यहीं पे ही फ्रांस की क्रांति से संबंधित, जो गिलोटिन होता था वो दो खंभों के बीच एक आरा लटकता हुआ होता था, उसकी मशीन होती थी, लटकते हुए आरे वाली मशीन होती थी। इस मशीन में व्यक्ति को रखा जाता था और उस आरे से उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये तो है दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन गिलोटिन। और दूसरा गिलोटिन होता है जो भारत में संसदीय प्रक्रिया में ये शब्द यूज होता है। ये इस गिलोटिन शब्द का अर्थ है बजट के दौरान अनुदान मांगों पर प्रयोग होता है, कि जब जिस समय बजट भारत में पेश होता है उसके बाद अनुदान मांगे मांगे मांगी जाती है, उसके समय ये प्रयोग होता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विधायी कामकाज समय को पूरा करने हेतु बिना चर्चा के मतदान होता है। कि देखिए, गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है जब बजट के दौरान अनुदान मांगे मानी जाती है, और मान लीजिए ऐसा हो गया कि इन अनुदान मांगों पर सदन में मतदान नहीं हुआ। ठीक है, तो विधायी कामकाज को समय से पूरा करने के लिए तो बिना चर्चा के मतदान होता है, कि ये अनुदान मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई है लेकिन उन पर मतदान किया जा रहा है। ठीक है, देखिए जो रोबिस्पियर था उसने वहां क्या क्या कानून बनाए थे, जिसे हम कहते हैं कि इससे वहां पर आतंक राज का आरंभ हो गया था। सबसे पहला काम उसने किया कि जो लोगों की मजदूरी है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी मजदूरी और जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की कीमतें उसने अधिकतम सीमा तय कर दी। कि देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को इतनी मजदूरी देंगे, इससे कम मजदूरी नहीं देंगे। और जो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की कीमत इतनी कीमत रहेगी। मान लीजिए एक वस्तु है कोई और उसकी कीमत उसने 100 रुपए निर्धारित कर दी, तो उसने कहा कि इससे अधिक कीमत पर कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को बेचेगा नहीं। अधिकतम सीमा तय कर दी उसने। कि जो गोश्त और पावरोटी है, ये सरकारी कीमतों पर आपको मिलेंगे, कम कीमतों पर आपको दिए जाएंगे, गोश्त पावरोटी की राशनिंग के लिए। किसानों के अनाज की कीमत तय कर शहर में बेचने हेतु बाध्य किया। उसने कहा कि जो किसान है वो खेत में अपनी फसल उगाएंगे। ठीक है, उन्होंने अनाज की कीमत तय कर दी रोबिस्पियर ने, कि इस ये एक आपकी कीमत है, इस कीमत से कम कीमत पर आप कोई भी अपना अनाज शहर में नहीं देंगे और नहीं ज्यादा कीमत पर देंगे। और उन्होंने कहा कि आप अपने अनाज को शहर में बेचिए। ठीक है, आपकी ये बाध्यता है कि आप अनाज को अपने शहर में ही बेचेंगे। महंगे सफेद सफेद आटे के प्रयोग पर रोक लगाई। उसने बोल दिया कि आपको किसी भी व्यक्ति को जो महंगे वाला जो सफेद आटा है उसका प्रयोग कोई नहीं करेगा। वहां पर एक समता रोटी होती थी जो साबुत गेहूं से बनी होती थी। उस रोटी को उसने कहा कि आपको ये रोटी खानी अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इस रोटी को उसने जो समता रोटी है बराबरी का प्रतीक माना था। और इस रोटी को उसने कहा था कि ये रोटी जो समता रोटी है ये आप सभी को खानी अनिवार्य है, लेकिन महंगे सफेद आटे को आप प्रयोग नहीं करेंगे। महाशय महोदय के स्थान पर नागरिक नागरिका संबोधन उसने लागू किया। उसने कहा कि आप किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को महाशय नहीं कहेंगे, किसी महिला को महोदय नहीं कहेंगे। इसके स्थान पर जो बराबरी लाने के लिए उसने किया कि आप किसी जो पुरुष है पुरुष को नागरिक कहेंगे और जो महिला है महिलाओं को नागरिका शब्द कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि चर्च बंद कर सरकारी भवन बनाए। जितने भी चर्च थे वहां पर फ्रांस में उस समय, ये और बंद कर कर उन्हें सरकारी भवन बना दिया, कि जितने भी ये चर्च है, चर्च नहीं रहेंगे बल्कि सरकारी भवन बनेंगे। अब इस सब से क्या हुआ कि रोबिस्पियर ने सोचा था कि हमने क्रांति की है, तो क्रांति करने के बाद हम लोगों को ये सभी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। और उसने इन नीतियों को, इन नियमों को, नियम तो उसने बना दिए, चलो ठीक है नियम बनाए हैं, लेकिन नियम बनाने के बाद इन्हें लागू करने के लिए इतनी ज्यादा सख्ती की उसने, इतनी सख्ती से उन्हें लागू किया कि जो उसके समर्थक थे, रोबिस्पियर के समर्थक थे, वो भी परेशान हो गए। वो भी कहने लगे कि भाई इतनी सख्ती नहीं चाहिए थी हमें। ठीक है, और उन लोगों ने फिर क्या किया कि 1794 में न्यायालय द्वारा जो रोबेस्पियर है उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया और उसे गिरफ्तार किया और फिर अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। जो बाद रोबेस्पियर का अंत हुआ, तो फ्रांस में डायरेक्टरी शासन लागू हुआ। सत्ता दोबारा से फिर मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गई। जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने जो क्रांति की थी वो इसलिए की थी कि जो सत्ता है वो सत्ता निम्न वर्ग के पास आनी चाहिए। फिर निम्न वर्ग ने भी से भी ज्यादा वो आगे बढ़ चढ़कर उसने देश में आतंक फैलाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो सत्ता थी वो फिर दोबारा से जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग के पास वापस आ गई।
और जब ये सत्ता मध्यम वर्ग के पास आई तो इन्होंने नया संविधान बनाया, और नए संविधान के तहत इन्होंने फिर क्या काम किया कि जो संपत्ति से वंचित लोग थे, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, उनको दोबारा से मताधिकार से बाहर कर दिया। ठीक है। जो इससे पहले का शासन आया था, आतंक राज था, जैकोबिन क्लब रोबेस्पियर का शासन था। रोबेस्पियर के शासन में इन लोगों को अधिकार दे दिया गया था। लेकिन जब डायरेक्टरी शासन आया, डायरेक्टरी शासन के बाद फिर दोबारा से जो संपत्ति से वंचित लोग थे, उनके हाथों से सत्ता वापस ले ली गई। और इसके बाद फिर जब दोबारा से क्या हुआ कि दो चुनी हुई विधान परिषदें का प्रावधान किया गया कि जो विधान परिषद होगी वो दो होंगी, और वो चुनाव करी हुई होंगी, उनका चुनाव किया गया होगा। तो ये विधान परिषदें हैं। दो विधान परिषदों ने 5 सदस्यों की कार्यपालिका नियुक्त की। ये जो प्रावधान किया गया था, ये प्रावधान किया तो इसलिए गया था कि जो जैकोबिन के काल में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ गई थी और वो तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गया था, तो एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना रहे, बल्कि सत्ता का विभाजन रहे, जैसे कि हमने पहले देखा था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। तो दोबारा से फिर वहां पे क्या हुआ, दो विधान परिषदें बनी। उसके बाद एक 5 सदस्यों की कार्यपालिका बनी। और इनमें जो ये कार्यपालिका के सदस्य होते थे, डायरेक्टरी के सदस्य होते थे, इनका विधान परिषदों से बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। और इससे क्या होता था कि जो विधान परिषदें हैं, क्योंकि विधान परिषदों ने कार्यपालिका को नियुक्त किया है, तो विधान परिषदें जब देखती थी कि कार्यपालिका का कोई सदस्य हमसे झगड़ा कर रहा है या लड़ाई झगड़ा कर रहा है इस बात पे, तो वो क्या करते थे, वो कार्यपालिका को बर्खास्त करने की कोशिश करते थे। और इससे क्या हुआ कि इससे जो डायरेक्टरी शासन वहां पर स्टार्ट हुआ था, उस शासन से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जो बाद में फिर राजा ही बनाया वहां पर। राजतंत्र का ही उसने आरंभ किया, राजतंत्र की ही व्यवस्था उसने आरंभ की। अब हम आगे देखते हैं कि जो एक फ्रांस में क्रांति हुई थी, क्या ये महिलाओं के लिए भी हुई थी? कि महिलाएं शामिल तो थी फ्रांस की सभी गतिविधियों में। 1789 की क्रांति में भी महिलाएं शामिल थी, 1792 की क्रांति में भी महिलाएं शामिल थी। ने उम्मीद की कि उनकी जो भागीदारी है, उससे उनके जीवन में कुछ सुधार लाया जाएगा, कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे उनका जीवन सुधारने के लिए। और जो तीसरा स्टेट था, तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो काम करती थी बाहर जाके। तीसरे स्टेट की महिलाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, ठीक है। और उस काम में वो जैसे सिलाई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, कपड़ों की धुलाई हो गया, सब्जी फल फूल सब्जियां बेचना हो गया बाजार में, इस तरह के काम करती थी। और घरेलू काम भी करती थी, लोगों के घरों में भी काम करती थी जाके। लेकिन ये जो महिलाएं थी, तीसरे स्टेट की महिलाएं, इनके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण कोई नहीं था। पढ़ाई लिखाई जो थी वो केवल कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध थी। केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी जो कॉन्वेंट में जाकर पढ़ पाती थी। लेकिन पढ़ाई के बाद उनकी भी तुरंत शादी कर दी जाती थी। मतलब व्यवसायिक कार्य करने का उनको भी कोई हक नहीं दिया जाता था, कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। कि मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम थी, काम बराबर था, लेकिन मजदूरी जो थी वो पुरुषों की तुलना में कम थी। पुरुषों को अधिक मजदूरी मिलती थी, महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी। तो इन महिलाओं ने क्या काम किया कि इन्होंने देखा कि भाई फ्रांस में क्रांति हो रही है, और इस क्रांति के फलस्वरूप उन्होंने अपने खुद के हितों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले, अपने अपने अखबार निकालने शुरू किए। और इन क्लबों में जो सबसे मशहूर क्लब था वो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब था, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो आने के चांसेस होते हैं, ये इसमें फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड चाहे भले ही ना भी आए, लेकिन नारीवाद एक हमारा टॉपिक है जो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे आगे, इसमें ये आने के चांसेस है। ठीक है। कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें महिलाओं ने महिला वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए या नारीवाद को बढ़ाने के लिए एक क्लब की स्थापना हुई थी। वो क्लब कौन सा था? तो वो क्लब था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब। ठीक है। ये याद रखना है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इस क्लब की मांग क्या थी कि हमें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दीजिए, कि जैसे आपने मताधिकार पुरुषों को दे दिया, हमें नहीं दिया, हमें मताधिकार दीजिए, हमें भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दीजिए। इस तरह की मांगे इस क्लब की थी। फ्रांस की क्रांति के बाद जो सुधार किए गए, कुछ सुधार जो किए गए, कुछ कानून लागू किए गए। इन कानूनों में सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई और स्कूली शिक्षा
अनिवार्य की गई लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य की गई। दूसरा, शादी को एक स्वैच्छिक समझौता बनाया गया। फ्रांस में जो लड़की के पिता होते थे, वो किसी भी लड़की को उसकी शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। वो अपनी मर्जी से लड़की की शादी नहीं कर सकते। वहाँ के कानून में लिखा गया कि जो शादी है, वो शादी एक पुरुष और महिला दोनों के बीच में आपसी समझौते पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन इसका पंजीकरण अनिवार्य है, ठीक है, कि सरकार के पास रजिस्ट्रेशन इसका अनिवार्य होना चाहिए। तलाक को वहां पर कानूनी रूप दिया गया, ठीक है। वहाँ के सुधारों में कहा गया कि जो अर्जी है, तलाक की जो अर्जी है, उसका अधिकार पुरुष और महिला दोनों का है, कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, दोनों में से कोई भी अगर वो तलाक लेना चाहते हैं, वो तो दोनों में से कोई भी अर्जी डाल सकता है तलाक की। फिर महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आरंभ किए गए, जैसे कि उन्हें कलाकार बनना, छोटे मोटे व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता देना, ये सब महिलाओं के लिए आरंभ किए गए। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद में रोबेस्पियर का राज आया, टाइम आया, तो उसने क्या किया, उसने महिला क्लबों को बंद कर दिया। उसने कहा कि महिला क्लब अब नहीं रहेंगे, महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया उसने। उसने कहा कि देखिए, जो ये महिलाएं हैं, जो ये क्लब बनाकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां कर रही हैं, जो अखबार निकाल रही हैं या कुछ भी कर रही हैं या व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रही हैं या कुछ भी है, तो उन सबको उसने बंद कर दिया, ठीक है। और इसका जिन महिलाओं ने इसका विरोध किया, महिलाओं को उसने फांसी दे दी। और फिर देखिए आप कि जो फ्रांस की क्रांति है, वो कब हुई थी? 1789 में। और वहां महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1946 में। इस क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय महिला थी, वो ओलंप दे गूज थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति में कौन सी पहली नारीवादी महिला थी जो सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। ये भी नारीवाद से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, नारीवाद से रिलेट करके ही ये क्वेश्चन आ सकता है। महिलाओं के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वहां पर, वो एक था दास व्यापार, दास प्रथा। आपको पता है उस समय वो को जो काम करने वाले, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो ज्यादा चाहिए थे। किस लिए ज्यादा चाहिए थे? क्योंकि यूरोप और अमेरिका, यूरोप के जो उपनिवेश थे, वो अमेरिका में भी थे, ठीक है। अमेरिका के जो कैरिबियाई देश हैं, वहां पर भी थे। और ये जो कैरिबियाई देश हैं, जैसे मार्टिनिक हो गया, गोडेलोप हो गया और डोमिंगो हो गया, इस तरह के जो देश थे, कैरिबियाई देश, तम्बाकू, नील, चीनी, कॉफी, इस तरह की महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति करता थे, ठीक है। इस तरह की महत्वपूर्ण वस्तुएं जो थी, वो इन कैरेबियाई देशों से यूरोप में जाती थी, ठीक है। और यूरोप में आपको पता है कि इन चीजों की काफी बड़ी खपत थी। अब इन देशों में क्या होता था कि इन देशों में जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोग काम करने नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो इन देशों में काम करने जाएं। और इससे क्या होता था कि इससे जो वहां के बागान थे, जो चाय, कॉफी, नील आदि के बागान थे, वहां पर काम करने वाले लोगों की कमी हो जाती थी, ठीक है, श्रमिकों की कमी कमी थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार आरंभ हुआ। अब ये व्यापार कैसे होता था कि देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, बीच में समुद्र, महासागर, और ये यहाँ पे अमेरिका है। तो जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग क्या करते थे कि यहाँ अफ्रीका जाते थे। यहाँ के दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, एक था बोर्दे और एक था नास्ते, नानते, नास्ते नहीं, नानते। ये दो बंदरगाह थे यहाँ पे। तो यूरोप के लोग यहाँ अफ्रीका आते थे, बोनते बोरदे और नानते बंदरगाह पर। अफ्रीका के जो सामंत लोग होते थे, जो यहाँ पर स्थानीय सरदार लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो यहाँ से दासों को, अफ्रीका के लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को दास बनाकर यूरोप को बेचते थे, ठीक है, यूरोप के लोगों को बेचते थे। उन्होंने दास खरीद लिए, ठीक है। उन दासों के ऊपर वो अपनी मोहर लगाते थे, ठीक? और मोहर लगाने के बाद में हथकड़ियां डालते थे उनके हाथों में।
और हथकड़ियाँ लगाकर ये हमारे बीच में, क्योंकि अटलांटिक महासागर पड़ता है। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है, ठीक है। इस अटलांटिक महासागर के थ्रू अटलांटिक महासागर के थ्रू वो अमेरिका इन इन जो दास थे, इन दासों को लेकर अमेरिका जाते थे। और जो ये यात्रा होती थी, ये 3 महीने की यात्रा होती थी, ठीक है। और यहाँ पे जाकर ये लोग क्या करते थे, जो यूरोप के लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, बागान मालिक थे, उन बागान मालिकों को दास को बेच देते थे। कि यूरोप वाले लोग क्या करते थे, यहाँ अफ्रीका आए, अफ्रीका से दास खरीदे, उनके ऊपर मोहर लगाई अपनी अपनी, उन्हें हथकड़ियां पहनाई, हथकड़ियां पहना के अटलांटिक महासागर के थ्रू अमेरिका लेके गए। अमेरिका में जो बागान के मालिक हैं, उन लोगों को उन्होंने इन दासों को बेच दिया। यहाँ से कम अफ्रीका से कम दाम पे खरीदा और यहाँ पर अधिक दाम पे उन दासों को बेच दिया। और इसी के थ्रू क्या हुआ कि जो यूरोप में जो नील था, नील, कॉफी और चीनी, इसकी जो मांग बढ़ रही थी, इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया गया इन दासों के थ्रू, जो ये दास बागानों में यहाँ पे काम करते थे। और जो बोर्दे और नानते बंदरगाह है, ये जो फलते फूलते और समृद्ध नगर बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दास व्यापार के कारण बने हैं। क्योंकि दास प्रथा यूरोप के लिए एक फायदेमंद प्रथा थी, ठीक है। इसका फायदा वहां के देशों को मिल रहा था, वहां के सभी देश इसका फायदा उठा रहे थे, तो उन लोगों ने दासों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन फिर जब फ्रांस में लोगों को मूलभूत अधिकार देने के लिए बहसें आरंभ हुई, नेशनल असेंबली की जो बहसें हुई, इन बहसों में एक बहस ये भी थी, जो हम फ्रांस में मूलभूत अधिकारों के लिए ये क्रांति कर रहे हैं, तो ये जो मूलभूत अधिकार है, ये जो फ्रांस के उपनिवेश हैं, ठीक है, उन उपनिवेशों में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी ये अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। इस बारे में वहां पर लंबी बहसें हुई। और इन लंबी बहसों मतलब निकला कि जो दास व्यापार है, दास व्यापार पर वहां के व्यापारी निर्भर हैं, ठीक है। वहां के व्यापारी बड़ा पैसा कमा रहे हैं इस व्यापार के बल पर। और वहां सरकार को ये डर था कि अगर हम इस दास व्यापार के विरोध में कोई कानून पारित करेंगे तो इसका व्यापारी विरोध करेंगे। और तो इस विरोध के कारण, व्यापारी वर्ग के विरोध के कारण, वहां पर कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 में कन्वेंशन, जो वहां पर रोबेस्पियर ने कन्वेंशन बनाई थी, उस कन्वेंशन के द्वारा दास मुक्ति का कानून पारित किया गया। लेकिन जो ये कानून था, ये कानून भी बहुत छोटी अवधि तक ही लागू रहा। बोनापार्ट ने लगभग 1804 में ये प्रथा दोबारा से प्रारंभ कर दी थी। व्यापारियों को खुश करने के लिए दास प्रथा उसने दोबारा आरंभ कर दी थी। और जो फिर दास प्रथा का अंतिम बार उन्मूलन है, वो 1848 में किया गया। 1848 में वहां पर दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया फ्रांस में। इसमें एक आप ये भी तथ्य रख लीजिए कि 1789 की जो क्रांति हुई थी, उसमें सेंसरशिप की भी समाप्ति कर दी गई थी, ठीक। कि जो बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी पुस्तकें छापने की आजादी है, वो सभी लोगों को चुकी थी। और सेंसरशिप की समाप्ति जो है, वो वहां का सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है, जो 1789 की क्रांति के बाद जो अस्तित्व में आया, सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। क्योंकि इससे पहले वहां पर जो किताबें लिखी जाती थी या छपाई होती थी या कुछ भी काम होता था, तो उसका प्रकाशन या मंचन जो है, वो राजा के अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही किया जा सकता था। तो ये जो है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सेंसरशिप की समाप्ति जो है, वहां पर 1789 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना थी। फिर जो 1815 का वाटरलू का युद्ध था, ये जो युद्ध है, इसका जो ईयर याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ जाता है। ये वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1815 में हुआ था। और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। और नेपोलियन की हार के बाद वहां पर फिर संवैधानिक राजतंत्र दोबारा से आरंभ हो गया। लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। तो यहाँ से ये, यहाँ तक हमारी फ्रांस की क्रांति थी। आज हमारी फ्रांस की क्रांति कंप्लीट हो गई है। अब कल हम देखेंगे कि इंग्लैंड की क्रांति, क्योंकि क्रांति मैं सिर्फ वही देखूंगी जो हमारे यूजीसी नेट के जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और
इसमें एक आपकी फ्रांस की क्रांति है, एक अमेरिका की क्रांति है, एक ब्रिटेन की क्रांति है और एक हमारी आती है रूस की क्रांति। ये 4 क्रांति है, सिर्फ़ ये 4 क्रांतियाँ ही मैं कवर करूँगी, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।